वेलकम बच्चों, जय भोले की आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। बेटा ये वीडियो हमारी बोर्ड बूस्टर कोर्स की पहली वीडियो होने वाली। जिनको नहीं पता है बोर्ड बूस्टर कोर्स क्या है उन्हें बता दूं कि अब ये सिर्फ हम 2 महीने में पूरी क्लास 10th का जो कोर्स है वो अपलोड करने वाले हैं बेटा। तो उस कोर्स की ये पहली वीडियो है और इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 10th सिविक्स का बहुत ही प्यारा चैप्टर है बेटा, एक पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत आसान चैप्टर है, बेसिक है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है और हमारी रियल लाइफ का ही बिल्कुल चैप्टर है। तो फटाफट से सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दें और आगे बेटा मेरे संग इस चैप्टर में बढ़ते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, ये ऐसा तो हो नहीं रहा है कि आपने जिंदगी में अपनी अभी पहली बार सुना पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है। आप लोग जानते हैं, जैसे इंडिया की कुछ मैं पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब है बेटा, समाजवादी पार्टी है। तो उन्हीं को बेटा हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि ये क्या होती हैं, इनके काम क्या होते हैं। देखो बेटा, वॉट, इनका वर्क क्या है बेटा, इनके फंक्शंस क्या हैं, इनके चैलेंजेस क्या हैं, इनके सन, ठीक है, इनमें अभी भी चेंजेस क्या होने चाहिए वो पढ़ेंगे और जो हो चुके हैं बेटा चेंजेस उनके बारे में पढ़ेंगे। सजेशंस बेटा अपने कुछ यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो अभी होने चाहिए यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज में। तो बस इतनी 4-5 बातें हमको इस चैप्टर में पढ़नी है बेटा, बहुत आसान चैप्टर है। पहले शुरुआत करते हैं हमारे इस शब्द से कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। उसको जानने से बेटा पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अब भी आप किसी गांव में जाइए या ऐसे एरिया में जाइए जहाँ पर एजुकेशन नहीं है, लेस एजुकेटेड पीपल्स रहते हैं, तो उनसे पूछना कि गवर्नमेंट क्या है। वो कुछ जाने या ना जाने, उन्हें नहीं पता होगा कि डेमोक्रेसी क्या होती है, लेजिस्लेटिव क्या है, उन्हें कुछ नहीं पता। पर उन्हें बस इतना जरूर पता होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, वो इसके बारे में जरूर जानते हैं बेटा। तो ये चीज़ ये शो करती है कि पॉलिटिकल पार्टी हमारा जो डेमोक्रेसी है बेटा, डेमोक्रेसी का विजिबल इंस्टीट्यूशन है। सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन मतलब जो सभी लोगों को दिखाई देता है बाहर बाहर से, विजिबल इंस्टीट्यूशन है बेटा डेमोक्रेसी। मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इज पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है बेटा। पर ये जरूरी नहीं है अब जो चीज़ दिखाई देती है बाहर बाहर से वो अच्छी भी हो। अब लेकिन क्या है, जब लोग जानते हैं डेमोक्रेसी को एक तरीके से, उनके लिए बेटा गांव कोट के लोगों के लिए डेमोक्रेसी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, डेमोक्रेसी बराबर इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ डेमोक्रेसी बराबर पॉलिटिकल पार्टी है। उनके लिए तो ऐसा हिसाब है, बस जो भी सही है वो पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी गलत है वो भी पॉलिटिकल पार्टी है बेटा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो अब इन लोगों की तो सोच से ये ही होगा कि अगर कुछ डेमोक्रेसी में गड़बड़ है, उस सिस्टम में गड़बड़ है, तो वो गड़बड़ किसके संग है, असलियत में पॉलिटिकल पार्टी के संग। ये लोग तो यही मानेंगे ना यहाँ पर, क्योंकि उनके लिए तो डेमोक्रेसी बराबर पॉलिटिकल पार्टी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बेटा दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन्स पॉपुलैरिटी। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइंस है, उन्हीं को बता रहा हूँ। दिस विजिबिलिटी डज नॉट मीन्स पॉपुलैरिटी एट द सेम टाइम। जरूरी नहीं है जो दिखाई दे वो पॉपुलर भी हो। क्यों बेटा? because most people tend to be very critical of the political party. Most people tend to be very critical of the political party. मतलब बेटा कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टी की काफ़ी ज़्यादा बुराई करते हैं या कहते हैं इन्हीं की वजह से हमारी राजनीति गंदी है या जो भी डेमोक्रेसी में बुरा है इन्हीं की वजह से है बेटा, ठीक है। तो ये सब होता है बेटा हमारे यहाँ के। अभी पॉलिटिकल पार्टीज पूरी डेमोक्रेसी का सबसे विजिबल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन मतलब कि दिखाई देने वाला हिस्सा, ठीक है। ऐसे डेमोक्रेसी में बहुत सारे उसके इंस्टीट्यूशन है, जैसे लेजिस्लेटिव हो गई, एग्जीक्यूशनल अपना कोर्ट हो गए और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। वैसे एक हिस्सा यहाँ पे क्या है, पॉलिटिकल पार्टी भी है बेटा। तो ये हमारा यहाँ पर हो जाता है पूरा पॉलिटिकल पार्टी के बारे में एक बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेटा यहाँ पर एक पॉइंट है कि पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड, पॉलिटिकल पार्टीज हैव बिकम आइडेंटिफाइड, with social and political divisions, with social and political divisions। इसका मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर देखो हर पॉलिटिकल पार्टी की जो बेटा क्या होता है, अलग अलग सोच होती है, इनकी आइडियोलॉजी सबकी डिफरेंट होती हैं। कोई कह रहा है मैं इसका साथ दूंगा, मैं इस समाज का साथ दूंगा, तो कोई पार्टी कहती है मैं इस समाज के लोगों का साथ दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वो बातें होती है। तो उससे क्या होता है बेटा, जो लोग एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं ना, वो एक तरीके से ग्रुप बन गए। अब मान के चलो मेरी 2 पार्टी हैं, पार्टी नंबर ए और पार्टी नंबर बी। अब इन दोनों की अलग अलग सोच है और कुछ ग्रुप तो पीपल का इनको सपोर्ट कर रहा है और कुछ ग्रुप पीपल का इनको सपोर्ट करना है बेटा। तो इससे क्या होता है, हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो हमारी कंट्री को
जो कंट्री है बेटा जो सिर्फ अभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में बटी हुई है, उसको ये लोग पॉलिटिकली डिवाइड करते हैं। पॉलिटिकली मतलब कि लोग किस सोच का साथ दे रहे हैं उसको बेटा ये डिवाइड करते हैं, ग्रुप करते हैं उन लोगों को, हम ये भी कह सकते हैं सोशली तौर पे लोगों को समाज में अलग करते हैं बेटा अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग से। चलो अब ये भी बात समझ आ गई। पर एक बात बताओ सर कि आज से राजा महाराजाओं के टाइम पे 100-150 साल पहले तो किसी भी दुनिया के किसी देश में पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। 200-300 साल पहले तक जहाँ तक याद है सब देश में राजा ही राजा थे, ठीक है। और आज देख लो ऐसा समय आ गया कि कोई देश पॉलिटिकल पार्टी के बिना ही नहीं है, मतलब सभी में पॉलिटिकल पार्टीज है। एक आधी ऐसा देश होगा जहाँ पे अभी भी राजा शासन कर रहे हो। तो मतलब ऐसा क्यों सर? हमारा यहाँ पर एक एनसीईआरटी में वर्ड इस्तेमाल हुआ है ओमनी प्रेजेंट। वाई पॉलिटिकल पार्टी आर ओमनी प्रेजेंट? ओमनी प्रेजेंट का मतलब है कि वाइडली प्रेजेंट है, पूरे में फैली हुई है। ऐसा क्यों है सर? पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत क्या है हमको? इनके होने जब बेटा ये थी भी नहीं जब भी हम लोग जी रहे थे, पर ये ऐसा क्या है, इनकी नेसेसिटी क्या है? अब देखो, अब इनकी नेसेसिटी को समझने से पहले जो आपके पूरे एनसीईआरटी का पहला टॉपिक है उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि पॉलिटिकल पार्टी होती क्या है। अभी तुमने बेसिक सी बातें जानी, अब इसकी डेफिनेशन जानते हैं और पॉइंट्स देखते हैं इसके बारे में। चलिए तो अब बेटा बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कंटेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन अ गवर्नमेंट। मतलब ये क्या है? ये ग्रुप होता है बेटा पीपल का जो कि इलेक्शन लड़ते हैं, कंटेस्ट करते हैं और फिर जीतने के बाद गवर्नमेंट में पावर इनको मिलती है या पावर को ये लोग होल्ड करते हैं, इन्हीं के हाथ में होती है पावर अगर एक बार इलेक्शन जीत गए तो। मतलब आपने देखा हो कि जब इलेक्शन होते हैं, हाँ आज यूपी के इलेक्शन हो रहे हैं सीएम के, तो उसमें क्या होता है बेटा सभी पॉलिटिकल पार्टी लड़ रही होती हैं अपने अपने कैंडिडेट्स के साथ और फिर जो पार्टी जीत जाती है उसी को क्या होता है कि स्टेट लेवल पर उसको पावर मिल जाती है और सारे स्टेट के डिसीजंस उस पार्टी के हाथ में रहते हैं, यानी वो पार्टी होल्ड करती है पावर हमारी गवर्नमेंट में, ठीक है, एट स्टेट लेवल या जो भी अगर आप प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन हो रहे हैं तो फिर नेशनल लेवल पर, ठीक है। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद अ व्यू टू कलेक्टिव गुड। अब ये क्या होता है बेटा पार्टीज में? आपने सबसे बड़ी बात देखी होगी कि ये लोग ना कुछ अपनी एजेंडास को पकड़ लेते हैं या कुछ पॉलिसीज को पकड़ लेते हैं कि हम रोड सही करवाएंगे, हम औरतों का भला कराएंगे, हम बच्चों को फ्री एजुकेशन देंगे। तो ये फिर कुछ पॉलिसीज को अपने अडॉप्ट कर लेते हैं और उनको ही बेटा सपोर्ट करते हैं। क्यों सपोर्ट करते हैं? जिससे समाज की भलाई हो सके और असलियत में समाज से ज़्यादा इनकी भलाई हो सके, क्योंकि इन्हें वोट देंगे फिर वो लोग, अरे सर ये तो हमारा भला काम है, चलो इन्हें वोट दे दो। जब इन्हें वोट मिल जाएगा फिर नेताओं के वादे तो बेटा तुम सबको पता ही होते हैं कैसे होते हैं। पर यहाँ पर जो बात लिखी गई है वो जरूरी है जानना कि पार्टी क्या होती है, कुछ पॉलिसीज पर राजी होती है, उनको अडॉप्ट करती है, उनको सपोर्ट करती है। अच्छा, इन्हीं पॉलिसीज का ये इस्तेमाल करते हैं बेटा दूसरी पार्टी से जीतने में, कि वो कह रहा है हम फ्री बिजली देंगे, ये कह रहे हैं हम फ्री पानी देंगे। अब जो भी लोगों को उस क्षेत्र में ज्यादा जरूरत होगी तो वो उसी पार्टी को वोट दे देंगे और वो पार्टी जीत जाएगी बेटा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर होता है। फिर तीसरा पॉइंट है यहाँ पर पार्टी इन्वॉल्व पार्टीसनशिप। पार्टी बेटा क्या क्रिएट करती है? पार्टीसनशिप क्रिएट करती है। मान के चलो इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान का बेटा मैच हो रहा है। अब आधे लोग उसमें से इंडिया वाले हैं और आधे लोग बेटा पाकिस्तान वाले हैं। दोनों ही देश के लोग अपनी अपनी टीम के मेंबर्स को सपोर्ट करेंगे। अब अगर बेटा उसमें आपकी टीम में कुछ गड़बड़ भी हो जाता है या आपकी कहीं टीम में, कहता हूँ बोलना नहीं चाहिए, पर कुछ गलत कर देती है तो भी आप उसको नजरअंदाज कर दोगे, अरे कोई बात नहीं यार ऐसे तो होता रहता है। पर अगर वही कोई दूसरी टीम कर दे तो आप उस पर चढ़ बैठोगे। तो ये क्या होता है बेटा? इसको हम कहते हैं पार्टीसनशिप, कि किसी भी ग्रुप के प्रति अपने आप को डिवोट कर देना या उसी ग्रुप के लिए हो जाना, उसी को सपोर्ट करना और फिर ये भी एबिलिटी खो देना, सही और गलत क्या है बेटा उसमें भी फैसला करने की अपनी एबिलिटी को खो देना, उसी को हम कहते हैं पार्टीसनशिप। मतलब जब आप स्ट्रांगली कमिटेड होते हो ना किसी ग्रुप के लिए कि हाँ मैं तो उसी के संग हूँ, स्ट्रांगली कमिटेड वाली बात, तो वो यहाँ पे हो जाती है पार्टीसनशिप। जैसे पार्टी क्या होती है बेटा, अब इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है, कि मैं तो इसको सपोर्ट करता हूँ, तो वो लोग बेटा उन्हीं पार्टीज को सपोर्ट करते हैं। फिर चाहे ये नहीं दिख रहा होगा उन्हें कि हमारी पार्टी ये गलत कर रही है या दूसरी पार्टी सही कर रही है, पर क्या है उनको कुछ लालच होता है या कुछ होता है, इसलिए वो पार्टीसनशिप की फीलिंग के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पार्टी के पॉइंट। अब बेटा बात करते हैं पार्टी के कंपोनेंट्स के बारे में। पार्टी हैज 3 कंपोनेंट। पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? लीडर, एक्टिव मेंबर्स एंड फॉलोअर्स। लीडर्स वो जो पार्टी में टॉप पोजीशंस पर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा पावर है होल्ड करने के लिए, जिनकी ज़्यादा चलती है। एक्टिव मेंबर वो जो मेन पार्टी का
काम कर रहे हैं। मतलब जो कहा जाए, जैसे कहते हैं ना कि ऑफिस में एक तो बॉस होता है, बॉस का काम क्या है कि देखना काम सही हुआ है, हाँ ऑर्डर पास करना, वो तो होगा यहाँ पे लीडर। अब जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो हो गए बेटा एक्टिव मेंबर, या जो छोटे लेवल के नेता लोग हैं जो पार्टी में भला कर रहे हैं या प्रचार कर रहे हैं जगह जगह जाके, वो हो गए एक्टिव मेंबर। और फॉलोअर हो गए बेटा हम और आप जैसे लोग जो सिर्फ इनको पीछे से बैठ के सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हम हो गए दर्शक जो बस खेल में ताली बजा रहे हैं, टिंग 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 टिंग। ठीक है, तो ये हो गए पार्टी के 3 कंपोनेंट्स। अब हमारा मेन टॉपिक क्या है कि पार्टी की नीड क्या है, नेसेसिटी क्या है। तो उसको जानने के लिए पहले हमें ये भी तो जानना पड़ेगा कि पार्टी करती क्या है। अभी तो हमने ये जान लिया पार्टी होती क्या है, अब ये जानते हैं पार्टी के फंक्शंस क्या होते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। क्या होते हैं पॉलिटिकल पार्टी के फंक्शन? या सिर्फ जो सरकारी दफ्तर हैं उनमें जाके बैठना काम करना यही होता है इनका फंक्शन? क्या देखो जानते हैं डिटेल में। बच्चों का पहला फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी, मैंने शॉर्ट में लिखा है पीपी, कंटेस्ट इलेक्शन। ये लोग सबसे पहले तो इलेक्शन लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या होता है देखो हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी कि जिस डेमोक्रेसी में हम अपने लीडर को अपॉइंट कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, तो उसमें तो पॉलिटिकल पार्टी ही अपने बेटा इलेक्शन फॉट करते हैं। तो इन डेमोक्रेसी इलेक्शंस आर फॉट मेनली बिटवीन कैंडिडेट्स पुट बाय पॉलिटिकल पार्टी। जो बेसिकली मतलब हमारी डेमोक्रेसी में इलेक्शन लड़ा जाता है ना, वो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने लीडर पुट करती हैं कि हाँ इस स्टेट से हमारा ये लीडर रहेगा और अपोजिशन का ये लीडर है, तो उन दोनों के बीच में आपस में वो इलेक्शन वहाँ पे लड़ा जा रहा होता है। उन्हीं का फेस यूज करके बेटा, उन्हीं की फेस वैल्यू से पार्टी इलेक्शन जीत पाती है। ठीक है, पार्टी सिलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वे, और ये अधिकार पार्टीज के पास है अभी हमारे इंडिया में कि वो अपना लीडर चूज कर सके उस स्टेट के लिए। पर अगर और कंट्रीज में देखें जैसे यूएस यूके में, तो वहाँ पर ये लीडर्स भी लोगों को ही है कि वो किसी अपना लीडर चाहते हैं। अभी यहाँ पर वो पार्टी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, पर उन्हें क्या पता होगा यहाँ पर कि जो पॉलिटिकल पार्टी है वो उनके सामने एक लीडर रख देगी कि हाँ आपके अगर आपने हमें जिताया तो हम इनको लीडर बनाएंगे। तो वहां पर ये अधिकार हमें नहीं है कि हम ये बता सके नहीं तुम इनको नहीं उनको बनाओ। तो उसके लिए बस हमारे पास पार्टी में चॉइस है, लीडर्स में बेटा वैसे चॉइस नहीं देखने को मिलती है। और फंक्शन आपको समझ आ गया होगा कि पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है इलेक्शन। दूसरा फंक्शन बेटा बहुत सिंपल है, पॉलिटिकल पार्टी पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स एंड वोटर्स चूज फ्रॉम देम। मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कुछ एजेंडाज को या कुछ पॉलिसीज को हमारे सामने रखती हैं और कहती हैं अगर आप हमें जिताएंगे तो हम इनके ऊपर इनको लाएंगे, इन पर निर्णय लेंगे और इसको फिर वर्क में लाया जाएगा। तो देखो क्या होता है, हमारी इंडिया इतनी बड़ी कंट्री है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो सभी की अपनी अपनी राय होती है। कुछ कह रहा है हाँ ये सही है, कुछ कहते हैं ये गलत है, तो और फिर कुछ और ही सजेशंस देखे जाते हैं। तो पार्टी क्या करती है, जो इतनी सारी राय का समूह है ना बेटा, उसको ग्रुप करती है और फिर उनमें से जो कुछ बेसिक बातें पार्टी को समझ आती है कि ये होनी चाहिए, तो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी उन बातों को सपोर्ट करती है और फिर कहती है कि अगर आप हमें जिताएंगे तो हम गवर्नमेंट में जब पावर में आएंगे तो हम इन पॉलिसीज पर डिसीजन लेंगे या इन पॉलिसीज को काम में लाएंगे। ऐसा वो कहती है कि मतलब कोई कह रहा है कि होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं होना चाहिए, कोई कह रहा है कि ऐसे ऐसे सजेशन करके होना चाहिए। तो फिर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है, जो भी ज़्यादा लोग चाह रहे हैं, जो भी सही है उसको ग्रुप कर लेंगी, उनमें से कुछ बेसिक बातें निकाल लेंगी, फिर उसको अपनी पॉलिसी में लाएंगी कि ऐसी पॉलिसी बनी है अपनी तैयार। अब जो लोग भी चाहते होंगे कि ऐसा हो या जो भी इनकी पॉलिसीज हो तो वो उनको सपोर्ट करेंगे। तो इससे क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टी जो देश में इतने सारे लोगों की अलग अलग राय थी ना, उसको ग्रुप कर लेती है, एक अपनी राय में बदल देती हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हर पार्टी की अपनी अपनी राय है और क्या क्या राय है वो भी देखेंगे इस पार्टी की। ठीक है, और फिर उसी पर बेटा जब वो पावर में आएंगी तो अपने डिसीजंस लेंगी और उन पॉलिसीज को काम में लाएंगी। ये तो हो गए 2 फंक्शन। अब हम चलते हैं तीसरे पे। तो यहाँ पर अगला जो पार्टी का तीसरा फंक्शन होता है बेटा, वो होता है पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। मतलब ये क्या करती हैं, इलेक्शन जीतने के बाद पावर में आती हैं और फिर ये गवर्नमेंट मतलब सरकार बन जाती है। देखो गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी में क्या फर्क होता है। गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल कंट्री या हु रूल कंट्री, स्टेट और जो भी है। गवर्नमेंट स्टेट लेवल पर भी होती है, सेंट्रल लेवल पर भी होती है। तो गवर्नमेंट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु रूल एंड पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कॉम्पिटिट फॉर रूल। जो आपस में लड़ते हैं, कंपटीशन करते हैं रूलिंग के लिए, वो पार्टीज में होती हैं। और फिर जब वो बेटा जीत जाती हैं तो वो बन जाती हैं गवर्नमेंट, सरकार। आज इंडिया में किसकी सरकार है, भाजपा की सरकार है।
तो भाजपा एक पॉलिटिकल पार्टी होने के साथ साथ आज इंडिया में गवर्नमेंट भी है, बीजेपी। बाकी जो और पार्टीज हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी हैं, बल्कि गवर्नमेंट कौन है पर बेटा, वो सिर्फ हमारी बीजेपी है। तो दे रिक्रूट, अब ये बनती कैसे गवर्नमेंट या क्या करती है, दे रिक्रूट लीडर, ट्रेन देम एंड मेक मिनिस्टर टू रन गवर्नमेंट एज दे वांट। तो पहले क्या करेंगे, देखो पॉलिटिकल पार्टी को हर लेवल पे होना होता है, स्टेट पे भी नेशनल पे भी। तो वो खुद तो जाके उनके लीडर बैठ नहीं जाएंगे हर पोस्ट पे, सीएम की कुर्सी पे भी, पीएम की कुर्सी पे भी। तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर लीडर लेती हैं कि आओ तुम भी आ जाओ, तुम अच्छे लीडर हो, तुम भी आ जाओ। अब हम तुम्हें अपने हिसाब से ट्रेन करेंगे कि हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है या ये सब बताएंगे, और फिर तुम्हें मिनिस्टर बनाएंगे और तुम वैसे ही गवर्नमेंट चलाना जैसे हम कहेंगे। तो मतलब एक तरीके से जो मिनिस्टर हैं वो क्या पार्टी की कठपुतली हैं, उनके इशारों पर चलेंगे, ये आप समझिए जिस भी पार्टी में वर्क कर रहे हैं। ओके, अब जो चौथा फंक्शन है पार्टीज का वो क्या है, पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। डिसिसिव रोल का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। डिसिसिव मतलब है बेटा निर्णायक या इंपॉर्टेंट रोल हम कह सकते हैं, निर्णायक या इंपॉर्टेंट रोल। मतलब पार्टी क्या करती है, डिसीजन लेने में देश के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल बनाती है। जैसे मान के चलो लेजिस्लेचर में आपका बिल पास होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली में, वहां पे किसके मेंबर्स होते हैं, वो सारे ही मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टीज के ही मेंबर्स होते हैं। अब अगर वो लोग अगर राजी होते हैं एक बिल पे, तो फिर वो बिल क्या होता है, पॉलिसी बन जाता है, या फिर वो डिसीजन को लागू कर दिया जाता है बेटा हमारे देश में। तो असलियत में क्या होता है कि जो पार्टी रूलिंग है तो वो क्या कहेगी, चलो सभी मेंबर्स ना अपनी अपनी राय को अलग रखकर, जो भी तुम्हारे दिमाग के उसको बंद करके जो बस लीडर कह रहा है उसको मानो। उन्होंने कही ये बिल पास होना चाहिए पार्टी में, तो फिर सारे पार्टी के बेटा जो भी मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, वो इस बिल को क्या करेंगे, अपना यस दिखा देंगे, क्लियर का साइन दिखा देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे। और फिर जब अगर वो उसका जो कहते हैं ना कि उसमें मेजोरिटी फॉर्म हो गई अगर पार्लियामेंट में, तो फिर वो बिल पास हो जाएगा। ऐसे वो क्या करती है, डिसीजन भी ले सकती है। ठीक है, गवर्नमेंट को भी बेटा डिसीजन लेने के लिए पहले मेजोरिटी चाहिए होती है, कहाँ, पार्लियामेंट में। तो वो इन्हें कैसे मिलती है, अपने लीडर की मदद से, वो अपने मेंबर्स की मदद से। ठीक है, पांचवा अपना फंक्शन होता है पॉलिटिकल पार्टी प्ले रोल ऑफ अपोजिशन। मतलब ये अपोजिशन का भी रोल प्ले करती है। देखो अब इलेक्शन हुआ, कितनी सारी पार्टी लड़ी, पर जीतती तो एक है, तो बाकी क्या करेंगी, सो जाएंगी या डमरू बजाएंगी, वो बेटा अपोजिशन का फॉर्मेशन करेंगी। अगर अपोजिशन नहीं होती ना तो न्यूज वाले नहीं होते ये आज, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपोजिशन को दिखाएंगे, आज विपक्ष ने ये कहा, आज सरकार पर विपक्ष ने ये तंज कसे, ये हुआ वो हुआ, अरे तुम्हारा बताओ। तो ये क्या करते हैं, जो हार जाते हैं वो गवर्नमेंट की अगर बेटा कोई गलत पॉलिसी निकाल देती है रूलिंग पार्टी, तो उसको ये लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि ये गलत कर दिया है तुमने, या ये देखो अगर बेटा एक ही लीडर होगा और उसको कोई सही गलत बताने वाला नहीं होगा, तो फिर तो जो वो करेगा वो सही ही हो जाएगा, चाहे वो गलत भी कर रहा हो। इसलिए गलत कहने वाले भी तो होने चाहिए। तो वो अपोजिशन में जो पार्टीज होती है, विपक्ष जैसे कहा जाता है, वो होती हैं। ये क्या करती हैं, अपोजिशन को मोबिलाइज करते हैं। मतलब जिस समय से पॉलिटिकल पार्टी कोई भी रूलिंग में आई है और जो हार गई है, तो हारने वाली पार्टी तो उसी समय से बेटा 5 साल तक या जो भी टेन्योर चाहती है कि अभी इसकी गवर्नमेंट गिर जाए, अभी ये पार्टी हट जाए लीडरशिप से, तो वो अपोजिशन करती रहती हैं, फैलाती हैं। ओके, फिर छठे नंबर का अपना फंक्शन क्या है, पॉलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। हमारी जो ओपिनियन है उसको वो लोग शेप करती हैं। देखो हम इस बात को पहले भी समझ आए हैं कि हमारे देश में कई सारे लोग हैं, वो कुछ अलग अलग बातें चाहते हैं, पर पॉलिटिकल पार्टीज उनमें से कुछ को सिलेक्ट करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, और फिर क्या कहता है कि हमारे ओपिनियंस को उन्होंने ग्रुप कर दिया और मजा आ गया, वहाँ पर डिसीजन ले लिया गया। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जैसे देखो राष्ट्र में या देश में मुद्दा उठाने वाला कौन होता है, मुद्दा, आज संसद में मुद्दा उठाया गया, तो मुद्दा उठाती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज या इनके मेंबर। पहले वो इशू उठाएंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, और फिर बेटा उसको ये अपना सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और अगर हम लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो उसके लिए ये लोग पूरे देश में मूवमेंट भी चला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जैसे धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ भी हुआ, वो सब ये लोग कर सकते हैं। और फिर हमारा जो भी हम चाहते हैं लोग, क्योंकि ये वहाँ क्यों बैठे हैं, हमारी बात सुनने के लिए, हमारी प्रॉब्लम सुनने के लिए, तो फिर उस प्रॉब्लम को ये लोग सॉल्व करने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमारी ओपिनियन जो है उसको शेप में लाते हैं, एक कि उस पर डिसीजन लिया जा सके, सभी को ग्रुप करके वहाँ पहुँचाया जाएगा। कैसे कहते नहीं है कि अब आपने अलग अलग टॉपिक लिख दिए, मैंने कहा इस पेज पे ये टॉपिक, उस पेज पे वो टॉपिक है, और अलग अलग लिख दिए मैंने। तो पर बुक में क्या होता है बेटा कि वो सब एक चैप्टर की फॉर्म में कंपैरेटिवली मतलब ग्रुप करके लिखे जाते हैं। तो मतलब उनको शेप दिया जाता है कि वो एक चैप्टर बन सके और हमारे काम आ सके, वरना ऐसे अकेले अकेले टॉपिक आप कितने पढ़ोगे। ठीक है, तो वो वाली बात यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। अब बचा है इनका आखिरी फंक्शन, उसे भी देखते हैं।
अब इनका आखिरी फंक्शन है कि पॉलिटिकल पार्टी प्रोवाइड अस एक्सेस टू गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स एंड मशीनरी। मतलब आप एक बात समझें कि गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया और हमारे भले के लिए लिया कि सभी गरीबों को 2-2 हज़ार रुपए बैंक में डलवाए जाएंगे। पर बेटा जो लोग मतलब नहीं जानते हैं कुछ भी, या इनके घर में टीवी नहीं है, तो वो कैसे जानेंगे न्यूज़ के, अगर न्यूज़ भी नहीं है तो कैसे वो पता करेंगे कि हमारे वेलफेयर के लिए ये स्कीम्स हुई हैं। तो आए दिन उसको फैलाने के लिए, उसका प्रचार करने के लिए क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, कुछ ना कुछ करती रहती हैं जिससे कि हम लोगों का एक्सेस पहुंच सके। और अगर मान के चलो कोई गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन है, मतलब नगर निगम है या कोई भी और सरकारी ऑफिस है, वहां पे आप गए, अब आपका काम बेटा नहीं किया जा रहा है, या वहां पे जो भी ऑफिसर है वो सही नहीं है, वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो अब आप या आप उससे उसको मिलने ही नहीं दिया जा रहा है, आप उस ऑफिसर से मिल ही नहीं पा रहे हैं, तो इसमें आपकी हेल्प कौन कर सकता है? इसमें आपकी हेल्प कर सकता है वहाँ का जो लोकल पार्टी लीडर है, तो वो आपको डायरेक्ट उससे मिलवा सकता है। कैसे? कि भाई उसका काम क्या है, हमने उसकी पार्टी को जिताया, क्यों जिताया? जैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं फेस हो, तो उसका काम है कि हमारे पास भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो वो हमें डायरेक्टली एक्सेस करा सकता है किसी भी गवर्नमेंट की मशीनरी से या इंस्टीट्यूशन, हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑफिस, यहाँ पे लिख लो सीधा सीधा, या जो गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती है उनके लिए। अगर बेटा पॉलिटिकल पार्टीज में मेंबर्स ना हो, फिर गवर्नमेंट वहाँ पे जाके चुप्पे से अपना एक लेजिस्लेटिव में डिसीजन ले ले, टेंग टेंग टेंग, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कुछ भी क्या हो गया देश में, बस जो एक बार न्यूज़ पे दे देंगे वही है। पर पॉलिटिकल पार्टी उस बात को बार बार हमें बताती है, यहाँ पर गा गा के सुनाती है। ओके बेटा, अब ये तो हुआ इनके फंक्शन। अब बात कर लेते हैं कि नाउ व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट इज द नेसेसिटी। अब तो बताओ, अब तो तुमने ये भी जान लिया कि ये करती क्या है, इतने सारे इनके फंक्शन पर। तो अब ऐसे तो भाई जो होशियार बच्चे होंगे वो सेवेज रिप्लाई देंगे, क्या देंगे? कि सर पॉलिटिकल पार्टी ये सारी फंक्शन करती हैं इसलिए हमें उसकी ज़रूरत है, अब अगर ये नहीं होंगी तो ये सारे फंक्शन कौन करेगा? मैं कहता हूँ बहुत बढ़िया बेटा, बहुत सही आंसर दे रहे हो। पर सर क्या हम एक बात नहीं जानते हैं? अब एक कंडीशन ऐसी सोचो ना कि जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी ही नहीं, मान के चलो पूरे इंडिया में कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, सब क्या है अकेले अकेले राजा टाइप के लोग हैं, राजा टाइप के लोग हैं। अब उनको मैंने पूरे देश में छोटे छोटे हिस्से दे दिए रूल करने के लिए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो रूल कर रहे हैं। अब उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया, वहां से वो चुन लिए गए, राजा बन गए, रूल कर रहे हैं बढ़िया तरीके से अपना, कोई दिक्कत नहीं है। पर वो फिर किसका भला सोचेंगे या किसका डेवलप कराएंगे? सिर्फ अपने अपने क्षेत्रों का। अब मान के चलो इस शहर में कूड़ा ज्यादा था, तो वहां के जो भी हेड था उसने कही कि हाँ चलो इसका कूड़ा लेके इस शहर में फेंक दो। अब उसे तो मतलब नहीं है ना, क्योंकि उसका तो ये है अपना, सिर्फ उसे तो इसको साफ रखना है। अब चाहे वो इसे गंदा कर दे, और फिर जब इसमें कूड़ा आया तो इनने इसे फेंक दिया, तो ऐसे क्या होगा कि ये अपने अपने को तो संभाल लेंगी, पर ये क्या है, वो पूरे देश का ध्यान कौन रखेगा? ये ना मेरा पूरा देश, ये पूरे देश का ध्यान कौन रखेगा? ये तो ऐसे आपस में ही बेटा खेल जाएंगे। और दूसरी बात, मान के चलो कल को इस जहां ये शहर के हेड को कुछ हो जाता है या ये मर जाता है, तो फिर इसकी की गई जो इसने वादे थे बेटा वो कौन निभाएगा? जो पॉलिसीज इसने लाना था या ला चुका था उसको कौन फिर वर्क में लाएगा? और या अगर ये बेटा अकेला आदमी है तो कभी भी ये बहुत बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता जैसे आज सरकार कर देती है, क्योंकि इसके पास ना तो तब क्या कहते हैं मनी होगी या वेल्थ होगी। अगर ये कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा, अकेला एक हेड होगा, तो वो क्या वादे करेगा कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा? ऐसे ये बड़े बड़े वादे नहीं कर सकता। एक अकेला आदमी क्या क्या कर सकता है? तो वो सोचो उस केस में कि जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो पूरे देश का ध्यान कौन रखेगा? सब अपना अपना तो रख लेंगे। अच्छा, अब इसी बात को गांव में समझो। गांव में क्या होता है, ग्राम पंचायत के इलेक्शन होते हैं, वहां पे सीधे सीधे तो नहीं कहा जाता कि पॉलिटिकल पार्टी है, क्योंकि गांव के लिए क्या पॉलिटिकल पार्टी रखें। पर ग्राम पंचायत में जैसे 4-5 गांव आते हैं अपने, अब वो क्या होते हैं, एक विलेज से बेटा, एक विलेज से आपको हर पैनल ऑफ कैंडिडेट्स मिलते हैं कि यहाँ से हमने ये पंच चुने हैं, ये सरपंच चुने हैं। अब जब ग्राम पंचायत होती है तो सभी विलेजेस के अपने पैनल ऑफ कैंडिडेट्स में से सिलेक्ट किया जाता है कि पूरी ग्राम पंचायत के कौन बनेंगे मेन मेंबर्स। तो वहां पर वो चीज पार्टी में तो नहीं ली गई, हमने इन्हें पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं कहा, पर है तो ये तब भी ग्रुप ऑफ पीपल ही। इनके संग भी 4-5 लोग तो और है ना इनका सपोर्ट देने के लिए, जो पूरे विलेज पर एक तरीके से अपना अधिकार कर सके, उसको रूल कर सके। ये बात तो है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत तो हमें है, वरना पूरे देश के लिए बेटा है। अगर कोई पार्टी नहीं होगी, कोई ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा, तो फिर सब अपना अपना तो कर लेंगे पर दूसरे का नहीं कर पाएगा, ना ही कोई बड़े बड़े प्रॉमिस कर पाएगा। ये बात आप समझें, ठीक है?
अब पार्टी में अगर एक लीडर को कुछ हो जाएगा तो दूसरा तो कम से कम जिंदा है, उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम उसको, वो आ सकता है, अपनी गवर्नमेंट वही रहेगी, पॉलिसीज पूरी वही रहेंगी, तो पार्टी में हमें किसी भी प्रकार का लॉस थोड़ी ना होगा उसे सिलेक्ट करके भी। पर अगर पार्टीज नहीं हैं और सिंगल सिंगल कैंडिडेट हैं तो उनमें हमें लॉस निश्चित है। उस गवर्नमेंट की कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि वो कब तक है, अरे आज है तो कल नहीं है, क्या पता कल लीडर यहाँ से छोड़ के चला गया यूएस यूके, है ना, वो तो अकेला था गया, उसके ऊपर किसकी जिम्मेदारी। तो इसलिए पूरे देश के लिए हमें पॉलिटिकल पार्टीज की ही ज़रूरत है, समझे। चलो अब जानते हैं मेन इनके 3 पॉइंट्स नेसेसिटी के ऊपर। अब यहाँ पर मेन 3 पॉइंट को समझे। पहला पॉइंट है नेसेसिटी के लिए, एज सोसाइटी बिकेम लार्ज वी नीड मैकेनिज्म टू गैदर व्यूज एंड रिप्रेजेंट देम टू गवर्नमेंट। अब जितनी बड़ी सोसाइटी होती जाएगी तो हम उन सभी लोगों की अलग अलग राय होंगी, अब उन्हीं रायों को इकट्ठा करने के लिए, उन्हीं रायों को हमें यहाँ इकट्ठा करने के लिए एक मैकेनिज्म भी तो चाहिए होगा। जो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कि ये लोगों की राय को ग्रुप करती है, उनको फ्यू बेसिक पोजीशंस में सपोर्ट करती है जिससे कि डिसीजन लिया सके और उनको गवर्नमेंट तक रिप्रेजेंट किया जा सके, तो वो कौन करता है, पॉलिटिकल पार्टी करती है। सेकंड पॉइंट है, वी नीड सम वे टू गैदर रिस्पॉन्सिबल लीडर्स सो दैट अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड। अब देखो मैंने कहा कि चलो कुछ लीडर तो अच्छे हैं, पर ये अच्छे लीडर को अगर ग्रुप कर दिया जाए और फिर इनसे देश चलवाया जाए तो मज़ा ही आ जाएगा ना, तो मज़ा ही आ जाएगा ना। तो इसलिए बेटा हमें एक मैकेनिज्म चाहिए जिससे हम ग्रुप ऑफ लीडर्स को एक साथ काम करवा सकें। वो कैसे हो पाएगा, जब हम पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करेंगे और उनमें क्या रखेंगे, सारे रिस्पॉन्सिबल लीडर को एक साथ रखेंगे। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है, वी नीड सम मैकेनिज्म टू अपोज, रिस्ट्रेन और जस्टिफाई द पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट, मेक पॉलिसीज फॉर द गवर्नमेंट। मतलब बेटा जब ये दोनों बातें हो गई, अब हमें एक इस चीज़ की भी तो ज़रूरत है कि कोई गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज को रीचेक कर सके, अगर गलत है तो उन्हें बता सके, अपोज कर सके बेटा, ठीक है, या उनके लिए वो ये बता सके कि सही पॉलिसी क्या है। तो उन सब के लिए तो मैकेनिज्म चाहिए। वो कौन होगी कि जो पार्टीज अपोजिशन में है वो ये वाला काम करेंगी जाकर। तो इस तरफ से अगर देखा जाए ये सारी हमारी नीड है। अब ये सारी नीड कौन पूरी कर सकता है, ओनली पॉलिटिकल पार्टीज। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि political parties performs all these functions, ये 3 का आप दो बस। so that's why they are necessary for our country, कि वो भाई हमारा देश बड़ा है, व्यूज गैदर करने के लिए पार्टीज चाहिए, रिस्पॉन्सिबल लीडर को ग्रुप करने के लिए पार्टी चाहिए और अपोजिशन के लिए पार्टी चाहिए। बस 3 पॉइंट, अपोजिशन, ग्रुपिंग ऑफ लीडर और गैदर व्यूज, इतना याद रखो, बस आपका काम खत्म यहाँ पर। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि एक देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए। नाउ अगला टॉपिक है आपका, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। यानी हमने ये तो जान लिया कि पार्टीज का काम क्या है, ये भी जान लो कि एक देश में कितनी पार्टी होनी चाहिए। भाई देखो वैसे तो जीवन में साल भर पार्टी होनी चाहिए रोज, पर देश में लिमिटेड होनी चाहिए। कैसे, समझो। टोटल इंडिया में अगर देखा जाए तो कुछ 750 पार्टीज बेटा रजिस्टर्ड पार्टीज हैं जिन्होंने इलेक्शन कमीशन से अपने आप को रजिस्टर्ड करा है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो कुछ 750 तो यही है यहाँ पर। ओके, अब लेकिन क्या है, ये तो 750 हैं। क्लास में बेटा होते तो कितने हैं, 60-70 बच्चे हैं, पर फर्स्ट कितने आते हैं, फर्स्ट का कंपटीशन तो वही 4-5 में या 2-3 में है। तो ओनली सम ऑफ देम आर सीरियस कंटेंडर्स, बट इन 750 में से जो जीतेंगी, जो पावर होल्ड करेंगी, वो तो बेटा कुछ ही है ना, सारी तो नहीं के पावर में ही आ जाएंगी। देन अब एक आदमी सोच रहा है व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ सीरियस कंटेंडर, कि उन जो सीरियस पावर में आने वाली पार्टीज हैं उनका क्या नंबर होना चाहिए एक कंट्री में, हर एक कंट्री में बात कर रहे हैं। तो वो आता है बेटा टॉपिक यहाँ पर निकल के, पार्टी सिस्टम। ये कई कंट्रीज ने अपने हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर रखा है और बात करेंगे कि कैसे पार्टी सिस्टम सिलेक्ट किया जाता है। तो देखो 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। पहला होता है वन पार्टी सिस्टम या सिंगल पार्टी सिस्टम आप जाने। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू रन एंड कंट्रोल गवर्नमेंट। सिर्फ पूरे देश में एक ही पॉलिटिकल पार्टी के पास इजाज़त है गवर्नमेंट होल्ड करने की, पावर होल्ड करने की और रूल करने की। जैसा कि इसका एग्जांपल है हमारा सबसे बढ़िया चाइना। चाइना में कौन सी पार्टी है बेटा, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहां पर उसी से हमेशा लीडर्स आते हैं और कोई पार्टी है ही नहीं वहां पर। या मतलब वहां पे क्या है ना बेटा कि पार्टी है तो पर जीतने का उनको चांस ही नहीं है। चाइना वाले क्या करते हैं, अपनी जो पावर है उसका फ्री कंपटीशन नहीं करते। मतलब यहाँ पर फ्री कंपटीशन नहीं हो रहा है पावर को पकड़ने का, नहीं तो कोई भी पार्टी जीत सकती है। हमेशा कौन सी जीतती है, सिर्फ अपनी कम्युनिस्ट पार्टी।
एक तरीके से देखा जाए ना बेटा, तो ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है बहुत ज़्यादा, क्योंकि डेमोक्रेसी तो कहती है चॉइसेस शुड बी देयर, ऑप्शन शुड बी देयर, जिनमें से हम चूज कर सकें, पर यहाँ पर तो इन्होंने कोई ऑप्शन दिया नहीं। भाई डेमोक्रेटिक ऑप्शन होने के लिए कम से कम 2 पार्टीज तो हो चॉइस में, 2 से ज़्यादा होनी चाहिए वैसे, लेकिन 2 से भी हम काम चला लेंगे, पर तुमने तो एक ही कर दिया, ओनली 1 रूल। ठीक है, तो ये होता है सिंगल पार्टी सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक ऑप्शन नहीं है। सेकंड सिस्टम है हमारा 2 पार्टी सिस्टम, ये जिसमें बेटा जिस सिस्टम में ओनली 2 कंट्री, मतलब एक कंट्री में ओनली 2 पॉलिटिकल पार्टीज सीरियस कंटेंडर हैं जीतने के या पावर में आने के, उन्हीं को बेटा उन कंट्रीज में कहा जाता है कि यहाँ पर तो 2 पार्टी सिस्टम है। मतलब कंपटीशन या इलेक्शन तो होगा कई सारी पार्टीज में, पर पावर सिर्फ 2 ही बच्चों के बीच में रहेगी। जैसे क्लास में फर्स्ट आते हैं ना, तो हाँ या तो ये लड़का आएगा या वो लड़की आएगी, इसके अलावा और किसी का बूता नहीं है फर्स्ट आने का, तो वो हो जाएगा 2 पार्टी सिस्टम। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अपना यूएस और यूके। यूएस और यूके में बेटा अपनी पार्टीज हैं ऐसी, वहां पर 2 पार्टी ही का सीरियस कंटेंडर है। एक तो अपनी लेबर पार्टी करके कुछ है, और एक कुछ और है बेटा, पता कर लेना, अपना पूछा जा सकता है आपसे पेपर में। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है आपका, वो है मल्टी पार्टी सिस्टम। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? इफ सेवरल पार्टीज, चलो इसको पहले हिंदी में बताता हूँ। एक क्लास में 4-5 बच्चे होशियार हैं, और अब उन चारों पांचों के ही चांसेस हैं कि वो फर्स्ट आ सकते हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा मल्टी पार्टी सिस्टम, कि इफ सेवरल पार्टीज compete फॉर पावर एंड मोर देन 2 पार्टीज हैव फेयर चांसेस ऑफ विनिंग ऑन देयर ओन और इन अलायंस, देन दिस सिस्टम इज नोन एज मल्टी पार्टी सिस्टम। मतलब अगर एक कंपटीशन में सेवरल पार्टीज लड़ रही हैं और उनमें से 2 पार्टीज से ज़्यादा के चांसेस हैं जीत सकते हैं वो, मतलब 3-4 पार्टी के चांसेस हैं कि ये भी जीत सकती है, ये भी, या ये या वो। ठीक है, अब चाहे वो अपने दम पर अकेले जीते या वो किन्हीं का ग्रुप बना के जीते। अलायंस मतलब क्या होता है, आपने कहा होगा, सुना होगा न्यूज़ में, कि भाजपा ने संगठन कर लिया इसके साथ, गठबंधन कर लिया, गठबंधन, मायावती ने गठबंधन करा इनके साथ, उसके साथ, नेशनल न्यूज़ पे आता है ये। तो गठबंधन जो शब्द है ना, वो होता है इंग्लिश में अलायंस, कि वो दूसरी पार्टी के संग ग्रुप बना ले, और जो उसको वोट मिले और इनको वोट मिले वो एक ही तरीके से देखे जाए, तो फिर ये भी बेटा पावर में आ सकती हैं। या अगर अकेली पार्टी को बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं तो वो भी पावर में आ सकती है, पर होने चाहिए ऑप्शन में अपने पास 2 से ज़्यादा पार्टी जिनके सीधे चांसेस हैं विनिंग के, तो सिस्टम को हम कहेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। यही सिस्टम करेंटली हमारी इंडिया में प्रेजेंट है बेटा। अगर आप देखें तो इंडिया में ये नहीं पता होता कौन सी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी या सरकार बनेगी या कंट्री रूल करेगी, सबके फेयर चांसेस होते हैं। हाँ, ज़्यादा जब भी देखो, अब झूठ क्यों बोलना, ज़्यादा तो किन्हीं 2-3 पार्टीज के ही हैं, आपको पता है, पर तब भी क्या होता है कि वो पार्टी अगर मान के चलो कभी अकेले मेजोरिटी नहीं ला पाई, मान के चलना बीजेपी है। अब मैं बीजेपी आपको बताऊं, 2014 से पहले, जैसे 2014 से पहले जिन भी पार्टीज की सरकार थी ना, उनको मान के चलो टोटल कंट्री में वोट डले 100। अब सेंट्रल पावर में आने के लिए बेटा 51 वोट्स रिक्वायर है, पर किसी भी पार्टी को अकेले 51 नहीं मिल रहे थे 2014 तक, ज्यादा से ज्यादा कितने आ गए, 45, 46। अब क्या हुआ, वैसे तो इनके सबसे ज्यादा है, ठीक है अगर देखा जाए, और अगर 3 पार्टी भी हैं तो अब ये बात तो जाहिर हो गई कि सबसे ज्यादा वोट तो इन्हीं के रहे, पर मेजोरिटी नहीं है, मेजोरिटी नहीं है बेटा, मेजोरिटी होनी चाहिए 50% से ज्यादा। तो उस केस में हम क्या करते थे कि फिर ये जो पार्टीज है ना, ये जो छोटी मोटी पार्टी हैं स्टेट लेवल की है दबी कुची, तो वो क्या करती थी, इनके साथ मेजोरिटी अपना गठबंधन बना लेती थी, अलायंस फॉर्म कर लेती थी। अलायंस क्या होता है कि अगर इलेक्शन जीतने के लिए एक पार्टी दूसरे के संग हाथ शेक हैंड कर ले, हाथ मिला ले, तो उसको हम कहते हैं अलायंस फॉर्म हो गई, और फिर बेटा वो दोनों पार्टी एक तरीके से रूल में आ जाएंगी, 2 पार्टी एक संग रूल करेंगी। अब उसमें वो अपना अपना एरिया डिसाइड कर सकती हैं, देखो जिसके ज़्यादा वोट होंगे उन दोनों में से भी वो ज़्यादा पावर पे रहेगी, जिसके कम है उसके कम, ऐसे चलता है। तो अपनी कंट्री में बेटा 3 अलायंस हैं सबसे बड़ी बड़ी, अभी इसे रफ करके मैं बताता हूँ ना। यहाँ पर अलायंस की डेफिनेशन लिखी है, व्हेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज जॉइन हैंड फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन एंड विनिंग पावर, देन इट इज कॉल्ड एन अलायंस। मतलब 2 पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे से हाथ मिला लेंगी या संग आ जाएगी एक दूसरे से, किस लिए, इलेक्शन लड़ने के लिए और पावर जीतने के लिए या पावर में आने के लिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, उन्होंने गठबंधन फॉर्म करा या अलायंस फॉर्म करी है। हमारी इंडिया में टोटल मेन 3 अलायंसेज हैं, मेन 3 अलायंस है टोटल, नहीं मेन। कौन कौन सी है बेटा, यूपीए, एनडीए और लेफ्ट। यूपीए माने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, एनडीए यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और लेफ्ट फ्रंट
ये भी अपना एक होता है अलायंस है पूरी, ठीक है। अब 2014 से पहले जो मैं आपको बता रहा था, कोई भी बेटा पार्टी अकेले मेजोरिटी में नहीं आ रही थी, उनको गठबंधन ही करना पड़ता था। मतलब हम ये नहीं कह सकते थे कि सिंगल पार्टी की जीत हुई है, हम कहते थे यूपीए की जीत हुई है या यूपीए सरकार फॉर्म करेगी। अब उसमें जिस पार्टी के सबसे ज्यादा वोट होंगे तो वो सबसे ज्यादा पावर मिलेगी, ये रूल था। पर जब बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो ये बेटा अकेले के दम पे बने थे, इनकी 282 सीट्स आई थी, मेजोरिटी थी पूरी, तो इसलिए ये लोग अपनी गवर्नमेंट बनाई थी बिना किसी अलायंस के। पर आज करंटली बीजेपी भी एनडीए का हेड है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का बेटा हेड है अपना बीजेपी। अब देखो एक तरीके से तो ये लगता है कि इतनी सारी पार्टीज हो गई, ये सिस्टम तो बहुत ज़्यादा मैसी हो गया ना, कि इसको लें उसको लें, किसको सिलेक्ट करें। पर उसी टाइम पर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही गुड पॉइंट है। गुड क्यों है बेटा? डेमोक्रेसी तो हमेशा से कहती है कि चॉइसेस शुड बी देयर, चॉइसेस शुड बी देयर, कि भाई चॉइसेस तो होनी चाहिए, जितनी ज़्यादा चॉइसेस होंगी उतना ही मज़ा आएगा, ऑप्शंस शुड बी देयर। तो इसलिए बेटा ये ऑप्शन डेमोक्रेसी के व्यू से अच्छा है। और वैसे भी अगर देखा जाए तो हमको ज़्यादा चॉइस मिलती है, इसलिए हम किसी पार्टी के दबाव में नहीं है कि तुम ही हमारे सहारे हो, ऐसा कुछ नहीं है, तुम नहीं तो कोई और सही। क्या कमी है हमारे देश में? चलो ये बात हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं विच सिस्टम इज बेस्ट फॉर ऑल कंट्री। क्या ऐसा कोई सिस्टम है सर जो पूरी सभी कंट्रीज के लिए बेस्ट हो? जितनी भी दुनिया में 200 कंट्री हैं या उससे कुछ ज़्यादा कम, उनकी सभी के लिए बेस्ट हो? तो देखो इसका एक सिंपल आंसर दूं, नो वन इज पॉसिबल। कोई भी सिंगल सिस्टम पॉसिबल नहीं है, ना ही सब कंट्रीज के लिए वन पार्टी सही है, ना ही टू पार्टी, ना ही मल्टी पार्टी। ऐसा क्यों है? देखो जो सिस्टम होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम होता है कंट्री में, वो बेटा डिपेंड करता है कई सारे फैक्टर्स पर। वो फैक्टर्स क्या हैं कि उस कंट्री में हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स कैसी रही है, वहाँ की सोशल एंड रीजनल डिविजन्स कैसे हैं, मतलब वो देश कितना बड़ा है, कितना बटा हुआ है, कितने स्टेट हैं, यहाँ पे कितने धर्म के लोग रहते हैं, क्या क्या है वो सब बातें हैं। वहाँ की सोसाइटी का नेचर क्या है, कि वो काफ़ी ज़्यादा आक्रोश वाले हैं या एकदम आपकी बात समझेंगे सुनेंगे, या मतलब कैसा नेचर है उनका, आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो इतने सारे फैक्टर्स पर हमारी कंट्री के देख के वहाँ का सिस्टम डिसाइड किया जाता है या वो सिस्टम अडॉप्ट किया जाता है। देखो इसलिए सिस्टम ना कभी भी हाल नहीं बदल सकते कि आज तो इंडिया में मल्टी पार्टी चल रहा है, कल जाके वन पार्टी कर दो, क्योंकि वो इतने सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। और ये सारे फैक्टर्स बेटा जल्दी नहीं बदलते, क्विकली नहीं बदलते, इनको बदलने में कैसा लगता है, टाइम लगता है, क्विकली कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इंडिया में देख लो मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो उसका रीजन भी तो है, क्यों है? देखो ऐसा सिर्फ अकेले साइंस में नहीं है, वहाँ पे रीजन होते हैं, इंडिया में भी रीजन है, वो एसएसटी में भी रीजन है। क्या रीजन है? इंडिया हमारी कितनी बड़ी कंट्री है बेटा, ठीक है। लैंड के मामले में भी अपने 7वें में जाने कितने 8वें नंबर पे आती है इंडिया, तो काफ़ी बड़ी कंट्री है। और पॉपुलेशन वाइज तो है ही, दूसरे पे पहुंच गए हैं अब हम, अगर सबका साथ रहा विकास रहा तो पहले पे भी पहुंच जाएंगे। तो हमारी इंडिया कितनी बड़ी कंट्री है, ज्योग्राफिकली भी और रीजनली भी। रीजनली देखा जाए तो यहाँ पे कितने सारे लोग रहते हैं, हर धर्म के लोग हैं, इतने सारे धर्म हैं, क्रिश्चियंस, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। तो अब इतनी बड़ी कंट्री को कैसे कोई 2 या 3 पार्टी आपस में आके रूल कर लेती, एब्जॉर्ब कर लेती पूरी कंट्री को? आप एक बात बताओ, जब ज़्यादा बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो उनमें क्या बना दिए जाते हैं, उनको कोई एक हेड तो अकेले होता है ऊपर, पर सभी को सेक्शन में बांटा जाता है। सेक्शन में बांटने के बाद हर वहाँ पर अपॉइंट करा जाता है कोई भी बेटा लीडर, ठीक है, उस जहाँ का जो भी हो। तो ऐसे ही हमारी कंट्री में है, तो 2-3 पार्टी तो बेटा इतने 3-4 स्टेट में ही निपट जाएंगी, पूरे देश को क्या रूल करेंगी ये, या पूरे देश को कैसे एब्जॉर्ब कर पाएंगी? पूरे देश में इतने सारे लोग, और क्या 2-3 पार्टी सभी की ओपिनियंस को गैदर करके पेश कर देंगी? तो ऐसा तो नहीं हो सकता था ना, इसलिए हमें ज़्यादा पार्टी की ज़रूरत थी बेटा। और तो इसलिए हमारी इंडिया में हम कहेंगे कि मल्टी पार्टी सिस्टम आया, क्योंकि वन पार्टी तो यहाँ के बिल्कुल लायक था नहीं। क्या इंडिया को अकेला राजा रूल कर लेगा? बेटा हिस्ट्री में आज 1000 साल पहले से लेके अब तक, अशोक राजा के शासन से लेके अब तक कोई भी अकेला इंडिया पे कभी राज नहीं कर पाया, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा था और उस समय तो और बड़ा था बेटा। तो इसलिए ऐसे बड़ी कंट्रीज के लिए हमको मल्टी पार्टी सिस्टम की ज़रूरत है। अब चाइना ऐसे तो बड़ी है, पर उसने जब भी वन पार्टी लगा रखा है, तो वो उसका क्या करेंगे, हम अपना अपना भाई, मैं नए कंट्री का और क्या कह सकते हैं, हम क्या कर लेंगे उसमें सर जाकर। बिल्कुल सही। अब अगर अभी तक बेटा आप सभी को चैप्टर समझ आ रहा हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहनत लगी है इसका वन शॉट लाने में। और अभी तो पूरा कोर्स और बचा है बेटा, बोर्ड बूस्टर कोर्स। काफ़ी बच्चों को मैंने देखा और चैनल्स पर कि वो डिमांड कर रहे हैं, तो हमने कहा इनकी डिमांड को हम ही पूरा करेंगे।
हम ही पूरा करेंगे। चलो बेटा, अब अगले टॉपिक पे चलते हैं अपन अपने बढ़िया तरीके से। तो अब बच्चों अगला टॉपिक है हमारा नेशनल पार्टीज। व्हाट आर नेशनल पार्टीज? तो देखो सीधी बात नाम से ही समझ आती है, जो पार्टीज नेशनल लेवल पर, मतलब जो पार्टीज प्राइम मिनिस्टर पद के लिए लड़ सकती हैं, उनको हम कहेंगे नेशनल पार्टी, सीधा सीधा। अब इसको इससे समझो डेफिनेशन से, पार्टी प्रेजेंट इन मोर देन वन फेडरल स्टेट इज कॉल्ड नेशनल पार्टी। मतलब वो पार्टी जो एक से ज्यादा फेडरल स्टेट में प्रेजेंट होती है। फेडरल आपने गवर्नमेंट पढ़ी है, क्या होती है? जिस गवर्नमेंट में एक से ज्यादा क्या होती है बेटा, डिविजन्स होती हैं, मतलब स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और लोकल लेवल, उनको हम क्या कहते हैं? फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या है? फेडरल गवर्नमेंट है। तो फेडरल में पहली स्टेज तो हो गई नेशनल और दूसरी स्टेज हो गई स्टेट। तो जो पार्टी नेशनल और स्टेट दोनों पर ही प्रेजेंट होती है, दोनों पर ही वो कॉम्पीट कर सकती है, उसको हम कहते हैं नेशनल पार्टी, या मतलब दो फेडरल डिविजन्स पे वो प्रेजेंट है अपनी। अच्छा, बाकी की जो पार्टीज होती हैं, अब देखो हमने टोटल पढ़ा कि 750 पार्टी हैं, तो 750 में से बेटा नेशनल पार्टी तो कुछ ही होती हैं, क्योंकि जैसे आपको पता हो कि यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन ऑन करने के लिए क्राइटेरिया होता है, पैसे मिलने का क्राइटेरिया होता है, वैसे इनका भी क्राइटेरिया है, वो अभी हम जानेंगे। पर उससे पहले बात समझो, दीज पार्टीज आर स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री बट फॉलो द सेम पॉलिसी डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। मतलब ये पार्टी के ऑफिस होते तो पूरे देश में, आज बीजेपी के ऑफिस तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी तक हैं और राजस्थान से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हैं। पर बेटा, पर डिसाइड यहाँ पर जो किया जाता है नेशनल लेवल पर ना, जो मतलब मेन दिल्ली में हो गया ना डिसाइड, वही पूरे देश में अप्लाई होगा या वही सेम पॉलिसी चलेंगी। ऑफिस होने से कुछ नहीं है, पर पार्टी की आइडियोलॉजी तो एक ही है ना, पार्टी तो एक ही है वो, तो वही सब चलेगा। अब वैसे तो इलेक्शन कमीशन सभी पार्टी को इक्वली ट्रीट करता है, सभी को इक्वल सम्मान देता है, पर इन पार्टी के संग वो थोड़ा सा ज्यादा विनम्र हो जाता है। कैसे विनम्र हो जाता है बेटा? इनको एक यूनिक सिंबल दिया जाता है, जैसे हर पार्टी का चिन्ह होता है। कमल किसका चिन्ह है? कमल किसका चिन्ह है? और ये हाथ किसका चिन्ह है? हाथ थोड़ा मेरे को बनाना नहीं आता, पर बताइए किसका चिन्ह है? तो बेटा ये कमेंट में बताना। तो ऐसे इनको चिन्ह दिए जाते हैं सभी को, ओनली ऑफिशियल्स कैन चूज। अरे यार चलो रफ कर दे रहा हूँ, वरना कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे तुमने गलत बनाए, कोई बात नहीं। तो पर इनमें से क्या होगा कि जो इस पार्टी के ऑफिशियल्स है ना बेटा, वो ही इसको यूज कर पाएंगे, चूज गलत लिख के यूज कर पाएंगे उन ऑफिशियल सिंबल्स को, ठीक है। नाउ दीज पार्टीज को मतलब अब क्या करा इलेक्शन कमीशन ने, अपनी तरफ से रिकॉग्नाइजेशन दिया। रिकॉग्नाइजेशन का मतलब है कि उनको रिकॉग्नाइज किया, उनको पहचाना, अलग से पहचाना। तो इसलिए इन पार्टी का एक दूसरा नाम भी पड़ गया, क्या पड़ गया बेटा? रिकॉग्नाइज्ड पार्टी। रिकॉग्नाइज्ड पार्टीज भी कहा जाता है किसको? नेशनल पार्टीज को। अब ये पार्टी का क्राइटेरिया क्या होता है? क्राइटेरिया क्या होता है नेशनल पार्टी बनने के लिए, वो समझो यहाँ पर। तो कम से कम अगर किसी पार्टी को नेशनल पार्टी बनना है या उसे 2 फेडरल स्टेट में आना है, इलेक्शन में तो वो लड़ सकती है, चाहे वो पीएम का हो या सीएम का, पर वहां पे फिर मतलब देखा जाएगा कि वोट उसे कैसे मिलते हैं। उसको बेटा कम से कम 6% वोट तो मिलने चाहिए फिर लोकसभा इलेक्शन में, यानी जो पीएम के इलेक्शन हो रहे हैं उसमें, लोकसभा इलेक्शन में उस पार्टी को 6% वोट मिलने चाहिए, ठीक है। अगर 6% वोट लोकसभा में नहीं मिलते हैं तो फिर उसे बेटा 6% वोट मिलने चाहिए 4 स्टेट की लेजिस्लेटिव इलेक्शन में। मतलब जो 4 स्टेट्स के सीएम पद वाले इलेक्शन हो रहे हैं, सीएम पद वाले इलेक्शन हो रहे हैं, वहां पर उसको बेटा 4 स्टेट में, हर स्टेट में 6% वोट चाहिए, ठीक है। अगर ये 6% लोकसभा में नहीं हो पाते हैं तो 6% 4 स्टेट की अपनी विधानसभा में होने चाहिए। इसके साथ बेटा इनमें से तो कोई एक चल जाएगा और फिर 4 सीट उसकी होनी ही चाहिए लोकसभा में। मतलब उस पार्टी के 4 मेंबर तो लोकसभा में होने चाहिए, उसकी 4 सीट्स वहां पर होनी चाहिए लोकसभा में। कितनी सीट्स हैं टोटल लोकसभा में, कमेंट में बताओ, चेक कर रहे हैं तुम्हारी 5th क्लास की नॉलेज, ओके। तो ये होता है क्राइटेरिया एक नेशनल पार्टी बनने का, या तो आपको 6% वोट मिल जाए लोकसभा इलेक्शन में, या फिर 6% वोट मिल जाए किसी भी 4 स्टेट्स की अपना विधानसभा इलेक्शन या लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, ठीक है। इनमें से कोई एक हो जाए और फिर बेटा आपको 4 सीट मिल जाए लोकसभा में, तो आपकी पार्टी क्या बन जाएगी? नेशनल पार्टी यहाँ पर बन जाएगी आपकी पार्टी। मजा आ जाएगा, फिर पार्टी करेंगे। तो ये होती है नेशनल पार्टी। तब आपकी बुक में कुछ नेशनल पार्टी दी हुई हैं, तो उनके बारे में समझ के चलते हैं।
तो अब जरा देख लेते हैं यहाँ पर हमारे इंडिया की कुछ नेशनल पार्टीज़ को। 7 नेशनल पार्टी हैं, सभी को पढ़ते हैं। क्या कब फॉर्म हुई थी, किसने बनाया, क्या आइडियोलॉजी है इनकी, और किन स्टेट्स में है, ये मेन बातें जानेंगे। ठीक है, पहली है बेटा AITC, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। कई बच्चों ने तो इसका नाम भी जिंदगी में पहली बार सुना होगा, है कि नहीं भाई? क्योंकि हम कहाँ देखते हैं सब न्यूज़, हमें इंस्टाग्राम देखने से फुर्सत मिल जाए तो कभी देख लेते। ठीक है, अब ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस बनी थी 1 जनवरी 1998 में अंडर द लीडरशिप ऑफ ममता बनर्जी। ममता बनर्जी जी की लीडरशिप में ये बनी थी। वो अभी करेंटली वेस्ट बंगाल की सीएम है। क्या कोई बता सकता है कि वेस्ट बंगाल में सीएम के इलेक्शंस कब हुए थे? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना, सही बताना, देखता हूँ तुम्हारी जीके कैसी है। ठीक है, अब अच्छा, अब 11th के में आ जाओगे तो GK 1 SST कुछ जो लेंगे वही लेंगे, तो और वो तो जिनको बुरी लगती है उनको मजा और आ जाएगा, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा उल्टी सीधी। बेटा ये सब देश की बातें पता होनी चाहिए। ओके, अच्छा 2016 में ये एज अ नेशनल पार्टी रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक है, इसका सिंबल है ये घास और फूल, मतलब ग्रास एंड लीव्स अच्छे से बोला जाए तो। दिस पार्टी की आइडियोलॉजी क्या है? इट सपोर्ट सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म, मतलब ये सभी धर्मों को एक सा मानती है, सभी का साथ, सभी का विकास चाहती है, और फेडरलिज्म को सपोर्ट करती है, यानी जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ऐसे रीजनल, डिविजनल और अपनी नेशनल स्टेट वाली, उसको सपोर्ट करती है। इसके मेन रीजन्स क्या है बेटा? जहाँ इसकी पावर डंका बजता हो, तुक्ति बोलती है भाई AITC की। कहाँ? बंगाल में, AP में, मणिपुर में और त्रिपुरा में, इन जगहों में इसका रहता है अपना शोर। ओके, ये तो हो गया ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। अब बात करते हैं BSP, बहुजन समाज पार्टी। ये भी पहली बार सुन रहे होंगे कुछ होशियार। ये बनी थी 1984 में अंडर द लीडरशिप ऑफ कंशी राम जी की ये लीडरशिप में बेटा बनी थी। करेंटली इसको कौन अभी लीड कर रही है? जल्दी से बताओ बेटा। करेंटली इसको लीड कर रही है मायावती जी अभी इसको लीड कर रही हैं। ठीक है, बनाई थी कंशीराम जी ने 1984 में। इनकी क्या आइडियोलॉजी थी seeks to represent and secure power for बहुजन समाज like दलित, OBC, SC, ST। मतलब इनका मानना ये था कि जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिन्हें गांधी जी ने बहुजन हरिजन कहा है, दलित हैं जो, या अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनको बेटा ये पावर सिक्योर करवाना था। इनका अपना आइडियोलॉजी, वही ये आज भी फॉलो कर रही हैं। इनका जो मेन रीजन है कंट्रोल का वो है UP, MP, UK एक्सेट्रा। यूपी में है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी हैं, पर मेन ये है। ठीक है, अच्छा इन्होंने बेटा टीचिंग्स भी ली हैं। ये मतलब क्या कहते थे, उनके आइडियाज़ को काफ़ी अच्छा बताते थे। ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम आइडियाज एंड टीचिंग ऑफ ग्रेट लीडर, मतलब उनकी काफ़ी जो ग्रेट लीडर्स रहे हैं उनके आइडिया से इंस्पिरेशन हुए हैं इस पार्टी के लीडर। कौन कौन से लीडर्स की इंस्पिरेशन से? महात्मा गांधी और पेरियर रामा स्वामी, और भी आपको बुक में मिल जाएंगे, नाम पढ़ लेना। तो सभी के लीडर्स की इंस्पिरेशन और इनकी टीचिंग से बहुजन समाज पार्टी अपनी आइडियोलॉजी बनाती है या उसको और आगे बढ़ाना चाहती है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी अगली पार्टी पे। तो बेटा अब हमारी तीसरी पार्टी, और जो अभी करेंटली हमारे देश में रूलिंग पार्टी है, वो है BJP, भारतीय जनता पार्टी। अब इसके बारे में तो शायद तुम सब जानते ही हो। ठीक है, ये कब बनी है? 1980 में बनी है बाय रिवाइविंग BJS, मतलब PUBG वाला खेल हुआ यहाँ पे रिवाइव करा गया है। किस पार्टी को? BJS को, जो कि बनाई गई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा इन 1951 में। मतलब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने अपनी 1951 में एक पार्टी बनाई, भारतीय जन संघ। उसको फिर 1980 तक आते आते बेटा रिवाइव करा गया, उसका नाम बदला गया, थोड़ी मरम्मत करा के उसको भारतीय जनता पार्टी बनाया गया 1980 में, यानी ये भी काफ़ी पुरानी पार्टी है। अब ये इसकी आइडियोलॉजी क्या है? Want to make modern India by drawing inspiration from ancient cultures, दीनदयाल उपाध्याय जी के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म से और अंत्योदया से। मतलब बेटा ये क्या चाहते हैं? ये एक ऐसा इंडिया बनाना चाहते हैं, मॉडर्न इंडिया बनाना चाहते हैं, बाय इंस्पिरेशन लेना चाहते हैं ये मॉडर्न बनाने के लिए, पुराने हमारे कल्चर के लिए। जैसा साफ सफाई पहले थी, हमारे धर्म थे उनमें, या सभी जो हमारा कल्चर इतना सही था, मतलब जैसे कपड़े लत्ते से लेके हर चीज़ का बेटा पहले इंडिया कितना अच्छा था, सभ्य लोग थे, वैसा ही इंडिया बनाना चाहते हैं। दीनदयाल जी की जो आइडिया था इंटीग्रल ह्यूमनिज्म और अंत्योदया का, उसको ये एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। मतलब मानवता बनी रहे पूरी कंट्री में, क्राइम्स कम हों और बेटा हर आदमी को खाना मिले। अंत्योदया माने अंत तक के जो आदमी हैं
उन पर दया दिखाई जाए, उनको फूड मिले, उनको सारे रहने खाने पीने बेटा, मतलब कंट्री में सब लोग खुशहाल रहें, कोई भी दुखी नहीं रहे कोई भी व्यक्ति, इनका ऐसा आइडियोलॉजी थी। ये फुल टेरिटोरियल और पॉलिटिकल इंटीग्रेशन चाहते हैं जम्मू कश्मीर का। हाँ, आपने जैसे देखा तो आर्टिकल 370 को भी हटाया बीजेपी ने या गवर्नमेंट ने हम कहें तो, वो क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी है JNK को, जम्मू एंड कश्मीर को इन्हें फुल बेटा इंडिया में मिलाना है, वो हमारा है। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर ऑल, ये सभी के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड चाहते हैं, मतलब सभी लोग इंडियंस कह के जाने जाएं, ऐसा नहीं कि जम्मू कश्मीर वालों को हम कुछ अलग कहें या किसी को कुछ अलग कहें, सभी लोग इंडियन हैं, सभी को एक साथ नाम दें। बैन ऑन रिलीजियस कन्वर्जन्स, जो भी धर्म परिवर्तन करते हैं देश में उन सभी को बेटा ये बैन करना चाहते हैं, बैन है, बैन मानते हैं ये लोग। और बाकी ये भी करेंटली हेड ऑफ NDA भी हैं। NDA क्या है अपना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, सबसे बड़ी अलायंस है अपनी, 3 अलायंसेज हैं, NDA UPA LA लेफ्ट फ्रंट, उसमें से एक NDA है, NDA के हेड हैं ये भी, और करंटली हमारी रूलिंग पार्टी भी है। ठीक है, अब हम चलते हैं बची हुई बेटा छोटी छोटी पार्टियों पर, मतलब लिखा जिनके बारे में कम गया, असल में इस पार्टी का बहुत लिखा गया था। तो अब चौथी पार्टी है अपनी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, या हम कहें तो CPI। ये बेटा 1925 में बनी थी, किसने बनाई थी वो नहीं दे रखा है। बिलीव इन मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट और बेटा लेनिनिज्म ये 2 लोग थे, कहाँ के, रशिया के या फ्रांस के, शायद आपने पढ़े होंगे पिछले चैप्टर में, नहीं तो आपने 9th क्लास में पढ़े होंगे इनको। तो उनकी आइडियोलॉजी को उन्होंने फॉलो करा है। क्या आइडियोलॉजी थी उनकी, वो सपोर्ट करते थे सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी को, मतलब हर धर्म को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, ऐसा नहीं है कि किसी भी धर्म को ज़्यादा हम सपोर्ट करें किसी को कम। ठीक है, बाकी अपोज करते थे फोर्सेज ऑफ कम्युनलिज्म एंड सेशनिज्म को। तो कम्युनलिज्म की और सेकुलरिज्म जो सेशनिज्म होता है उसकी फोर्सेस को ये लोग क्या करते थे बेटा, अपोज करते थे। ये सेशनिज्म होता क्या है, सेशनिज्म होता है देश से अलग होने की भावना, मतलब अगर कोई पार्टी ये सोचे कि मुझे देश से अलग होना है तो उसको हम कहेंगे वो कैसी आइडियोलॉजी फॉलो कर रही है, सेशनिज्म आइडियोलॉजी वो वहाँ पर फॉलो कर रही है। पर ये अपोज करते थे इस बात को, और कम्युनलिज्म को भी अपोज करते थे। कम्युनलिज्म का मतलब देश को रिलीजन के आधार पर बांटना, रिलीजन के आधार पर बेटा डिवाइड करना, रिलीजन के आधार पर डिवाइड करना। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब ये सपोर्ट करते थे किनको, वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास को, पुअर को, मतलब ये वही BSP की तरह वर्किंग क्लास का, पुअर का, फार्मर्स का, सबका भला चाहते थे। पर ये क्या हुआ ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया थी ये वीक पड़ गई। वीक कब पड़ गई बेटा, जब ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई। जब भी कोई चीज़ खुल जाती है ना, डिवाइड हो जाती है, तो वो हमेशा वीक पड़ जाती है। इसके भी 2 हिस्से बने, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया रह गया और एक हो गया बेटा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, ये CPIM जो हम अगली पढ़ेंगे। तो ये पार्टी फिर वीक हो गई। ये वेस्ट बंगाल और पंजाब और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में इसका था, अच्छा रूल था। ठीक है, पर फिर जब ये ब्रेक हुई ना तो बेटा ये वीक पड़ गई। वीक कैसे पड़ी वो देख लो यहाँ पर आके, मतलब इसने एक बार तो सिर्फ 1% से भी लेस वोट कब आए थे इसके लोकसभा इलेक्शन में, लेस देन 1% वोट आए थे बेटा एक बार इसके। ठीक है, अब जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट थी वो इसी में से निकल के बनी है, इसी की सारी आइडियोलॉजीज को वो भी फॉलो करती है, लेनिनिज्म, मार्किनिज्म, मार्क्सिज्म, और बाकी अपोज करती है कम्युनलिज्म और सेशनिज्म को। पर उसी के साथ साथ ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं है। यहाँ पर एक और पॉइंट बस आपको अलग मिलेगा कि ये क्रिटिकल है फ्री फ्लो ऑफ फॉरेन गुड्स एंड कैपिटल इन टू कंट्री का, मतलब ये पार्टी मना करती है कि क्यों हम बाहर से गुड्स अपनी कंट्री में या बाहर का कैपिटल अपनी कंट्री में आने दे रहे हैं, जाने दे रहे हैं, उसका ये थोड़ी उसके अपोजिशन में रहती है हमेशा। और कहाँ इस पार्टी को बेटा वीक बताया गया है, और कहाँ देखो ये स्प्लिट होने के बाद मार्क्सिस्ट वाली पार्टी ने 34 साल के लिए 34 ईयर्स के लिए वेस्ट बंगाल में रूल करा, नॉन स्टॉप 34 ईयर्स। इसने 9 लोकसभा इलेक्शन जीते थे बेटा, नहीं 9 सीट जीती थी, 9 लोकसभा इलेक्शन नहीं 9 सीट्स जीती थी अपनी लोकसभा इलेक्शन में एक बार। ठीक है, तो मतलब कहाँ एक पार्टी का दुपट्टा धार हो गया, एक पार्टी ने चांदी चांदी, तो ये बात है यहाँ पर। चलो अब बेटा बची हुई पार्टी अपनी देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस और NCP। तो अपनी अगली पार्टी है यहाँ पर INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस या ओनली कांग्रेस, बड़े बूढ़े आज भी कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस के कितने वोट आए, चलो छोड़ो। खैर ये बेटा बनी थी 1885 में, यानी करीबन 100